नवंबर का महीना था। इस साल दिवाली के बाद से ही ठंड एकदम बढ़ गई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अचानक से एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अर्थव ने जल्दी से अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। उसने देखा दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। एक चाय वाला जरूर एक छोटी सी स्टॉल पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के लिए चाय की व्यवस्था करने के लिए खड़ा हुआ था। अर्थव जल्दी से उसके पास गया और बोला, भाई एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी साहब, बैठिए, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे ठंड इतनी है, मुझे यहीं आग के पास खड़े रहने दो। उसने आग की गर्मी से अपने हाथ गर्म करते हुए कहा। जैसा आपकी मर्जी साहब। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? रतलाम से आया हूँ और इस गांव में अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आपका दोस्त आपको लेने आ रहा होगा? अरे नहीं, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर आप उसके घर कैसे जाएंगे? गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और रास्ता बहुत ख़राब है। इस समय जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे बता कर आना चाहिए था। मम्मी पापा ने मुझे बहुत रोका था पर मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। मैं उस दोस्त के कॉल करता हूँ, शायद वो आ जाए। साहब, आपको अपने बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। अब कोई फ़ायदा नहीं। गांव में किसी के भी मोबाइल कंपनी में टावर नहीं है। गांव के लोग यहाँ आकर ही बात करते हैं सबसे। तो क्या पैदल भी नहीं जा सकते हैं? नहीं, रास्ते में बहुत घना जंगल है, आपका जाना सही नहीं होगा साहब। उसने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। दोस्त को सरप्राइज देने के चक्कर में वो खुद परेशानी में फंस गया। उसने चाय वाले से कहा, भैया अब आप ही कुछ बताओ, मैं क्या करूं? चाय वाले ने अपने गैस को बंद करते हुए कहा, इतनी रात में आपको कोई साधन नहीं मिलेगा और ना ही इस समय आपका गांव में पहुंचना मुमकिन है। आप ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही निकल जाइएगा। तो क्या यहाँ आसपास रुकने का कोई इंतज़ाम है? हाँ साहब, एक धर्मशाला ज़रूर है, पर पता नहीं वो भी खुला होगा या बंद। अगर आप शायद 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं तो हो सकता है कि कोई कमरा मिल जाए। हाँ मुझे बताइए, मैं चला जाता हूँ, वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अर्थव ने अपनी घड़ी में समय देखते हुए कहा, जिसके कांटे 11:20 का समय बता रहे थे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही दाहिनी ओर एक पहली सड़क पर पहली गली में ही धर्मशाला है, चाय वाले ने बताया। चाय के कप में बची हुई चाय को गले से उतारते हुए उसने अपना बैग उठाया और रेलवे स्टेशन से बाहर आकर धर्मशाला के रास्ते में बढ़ने लगा। चाय वाले ने अर्थव को जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तभी रास्ते में उसे एक बच्चा दिखा। बच्चे ने हाथ से बाएं का इशारा किया या फिर शायद आगे नहीं जाने का इशारा किया। वो कुछ समझ नहीं पाया, पर एक बच्चा इतनी रात में सड़क पर क्यों था, इस बारे में उसने सोचा नहीं। अर्थव उस छोटे से रेलवे स्टेशन के पास बनी एक छोटी सी पुरानी धर्मशाला के एक कमरे में लेटा हुआ था। सफ़र में वो बहुत थक चुका था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ चुकी थी। अचानक से रात में किसी के चलने की आहट से उसकी नींद खुली। कमरे में एकदम घना अंधेरा था, शायद बिजली जा रही थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी फ्लैशलाइट जलाई। उसने देखा सामने वाली खिड़की के कांच से कोई उसकी तरफ झांक रहा था। वो तुरंत चिल्लाया, कौन है वहाँ?
और दौड़कर उस तरफ आया। पर जब तक वो खिड़की की तरफ आया वहां से वो गायब हो चुका था। कुछ ही पल में फिर बिजली आ गई। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर अचानक उसे धर्मशाला के मालिक की बात याद आ गई। तुम यहाँ नए हो इसलिए बता रहा हूँ, रात में चुपचाप सो जाना और सुबह ही अपना बिस्तर छोड़ना। बाहर से किसी की भी कोई भी आवाज़ आए, चाहे कोई भी शोर हो, कोई चिल्लाए मदद के लिए या फिर कुछ भी, बस कमरे से बाहर मत आना और ना ही खिड़की खोलना। वो उसका कारण पूछता उससे पहले ही वो खुद कमरे में सोने चला गया। वो खिड़की बंद करने जा ही रहा था कि अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। उसे याद आया कि अक्सर भूतिया फिल्मों और कहानियों में ऐसा ही होता है। ये एक तरह का छलावा होता है, पर वो इन बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने धीरे से खिड़की खोली। इसी दौरान खिड़की पर बंधा हुआ कलावा नीचे गिर गया और खिड़की से बाहर झांका उसने तो उसे धर्मशाला के कुएं के पास एक लड़की बैठी बैठी रोती हुई नजर आई। पर कहीं ये कोई छलावा ना हो, ये सोचकर उसने खिड़की बंद कर ली और आकर रजाई में लेट गया। अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और खिड़की फिर से खुल गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर से खिड़की बंद करने जाए। उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। वो रजाई में घुसकर मोबाइल चला रहा था। पास से झिंगुर की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे कमरे में केवल उसके मोबाइल की रोशनी, कभी कभार कोई मच्छर उसके कानों के आसपास घूमकर उसे परेशान करता। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसकी रजाई के कोने के पैरों की तरफ कोई खड़ा हुआ है। उसने जल्दी से मोबाइल हटाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने रजाई से मुंह ढक लिया और रजाई के अंदर मोबाइल चलाने लगा, पर अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसकी रजाई में पैरों की तरफ कोई है। उसने मोबाइल से रजाई के नीचे की तरफ देखा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके पैरों के नीचे एक लड़की का सिर था। वो जोर से चिल्लाया। उसने जल्दी से अपनी रजाई हटाकर बिस्तर से नीचे फेंक दी, पर वहाँ कोई नहीं था और जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। उसने देखा कि रजाई को जहाँ ज़मीन पर उसने फेंका था वहाँ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे रजाई के अंदर कोई हो। उसने डरते हुए कहा, मुझे पता है कमरे में कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उठो, कौन हो तुम? उसने डरते डरते धीरे धीरे रजाई को खींचा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और लाइट बंद करके फिर से रजाई पर लेट गया। पर रजाई में लेटकर जब उसने करवट ली तो उसे एक जली हुई लड़की उसके साथ लेटी नजर आई। वो डर से चीखने लगा, पर शायद उसकी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा रहे थे। वो डर के मारे चारपाई के नीचे जाकर कूद गया और वहाँ लेट गया। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने चारपाई के नीचे डरते हुए देखा, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस हो रहा था। तब उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट से देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। नीचे किसी की जली हुई लाश पड़ी थी और वो चिपचिपी चीज़ किसी का खून थी। एक बार वो चिल्लाया और जल्दी से भागता हुआ दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा बंद था। उसने पूरी ताकत लगाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक से वो रजाई बिस्तर से अलग हो गई और खड़ी हो गई। तब खिड़की से बाहर की तरफ कूदा। वहाँ कूदते ही उसने देखा कि वहाँ बहुत सी आत्माएं भटक रही हैं।
वो सब भी उसकी तरफ पड़ने लगे। वो उनसे बचने के लिए धर्मशाला के मालिक की तरफ भागा, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तब वो उसकी खिड़की की तरफ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, ये लोग कौन है, मुझे बचा लो। धर्मशाला के मालिक ने खिड़की पर आकर कहा, तुम्हारी मौत तो उसी समय लिखी जा चुकी थी जब उस चाय वाले ने तुम्हें इस शैतानों की बस्ती में यहाँ पर ठहरने के लिए कहा। पर मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, चेतावनी दी थी, तुम्हारी खिड़की दरवाजे पर कलावा बांधा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और खिड़की खोल दी। उसी का नतीजा है। बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा सुननी चाहिए। और वो कमरे की लाइट बुझाकर सो गया। अर्थव ने देखा एक साथ बहुत सारी आत्माएं उसकी तरफ आ रहे थे। वो उनसे बचकर भागना चाह रहा था, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। वो आत्माएं उसे कुएं की तरफ ले गए और उसे अपने साथ ले जाकर एकदम से धक्का दे दिया। मरने से पहले उसने देखा उसमें उसी की तरह ही और भी कई सारे यात्रियों के कंकाल पड़े हुए थे। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही सभी शैतानी आत्माओं ने मिलकर उसके शरीर को नोच खाया। अगली रात अर्थव की आत्मा भी उनके साथ ही किसी नई यात्री का इंतजार कर रहे थे। और इधर चाय वाला एक और शख्स को उस धर्मशाला के बारे में बता रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुके थे। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में ख़त्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आए थे। जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था। तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रहे थे। उसे आगे जा रहे
एक बारात के डीजे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया। फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे, उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना, बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था। वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा। उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौज का बंडल निकाला और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौज लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज़ में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज़ सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फ़िलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत? देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर अब मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यही रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया, पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले
उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात कब्रिस्तान में क्या जा रही है। कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम। देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया और पैरों की ताकत जैसे खत्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया। सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो? पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर खत्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूतिया बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। क्या भूतों में भी मदद करने की सहायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में? सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा। उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे, पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला वो 5 कोयले के टुकड़े
5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया। फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए, और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया।